हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लास्ट सेशन में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में वहां पर समझा था कि मोल क्या होता है। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे थे। मैटर के बारे में पढ़ लिया था, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, डेफिनेशन ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स, मास, वेट, टेम्परेचर, क्वांटिटीज, सिंबल्स और आपके यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था, यानी वैज्ञानिक संकेतन जिनको कहा जाता है। और इसमें आप लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी किए थे, यानी आपका एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हुई थी, जिसमें हमने यहाँ पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था। इसके अंतर्गत लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैसियस लॉ पढ़ा था, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे नियम आपके जो हैं वो रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़े थे। ओके, बहुत अच्छे से डीप में स्टडी करने के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, जिसके अलग अलग पोस्टुलेट थे, जिसमें उन्होंने मैटर को जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला और इनडिविजिबल बोला। साथ ही उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट जो है उसमें जितने भी आपके एटम्स होंगे वो सारे एक समान होते हैं, आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। वो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं, उनका एटॉमिक मास अलग होता है, डेंसिटी अलग होगी, शेप अलग होगा, साइज अलग होगा। तो इस तरह से वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। साथ ही आपके अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और उनका जब वो कंबाइन होंगे तो एटम्स का एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है और फिक्स्ड रेशियो होता है, जिसमें जुड़कर वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, यानी कि आपका यौगिक बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने पढ़ा था। इसके अलावा एटम को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी आपके परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ओके, ये सारा आपने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके देखे थे। देन लास्ट सेशन में हमने एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की बात की थी। तो एटॉमिक मास क्या है, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि एटम के मास की बात हो रही है। ओके, तो एक एटम का जो भी मास होगा उसको आपका एटॉमिक मास कहा जाता है, जिसको आप एएमयू या यू में आप बताते हैं, मेजर करते हैं। इसके अलावा इसको परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को एक परमाणु के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू या एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास में मापा जाता है। ओके, चलिए, मॉलिक्यूलर मास आपका नेक्स्ट था, आणविक द्रव्यमान जिसे कहते हैं। आणविक द्रव्यमान जैसे आपका जो परमाणु का द्रव्यमान था, वो परमाणु द्रव्यमान जिसे आप कह रहे हैं वो एक परमाणु का द्रव्यमान था। आणविक द्रव्यमान एक अणु का द्रव्यमान है। ओके, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास। तो मॉलिक्यूल क्या है आपका, कोई तत्व आपस में जुड़ करके एक यौगिक बनाते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल ले लीजिए। उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, तत्व क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके परमाणु होंगे। तो यानी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अगर योग आप निकालोगे तो वो उस अणु का द्रव्यमान होगा। जैसे यहाँ पर आपको मीथेन का द्रव्यमान दिया गया, आणविक द्रव्यमान जिसे कह रहे हैं। इसमें एक कार्बन है, 4 आपके हाइड्रोजन है, तो सभी परमाणुओं का आप एटॉमिक मास को ऐड कर लो, यानी परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लो, तो आपको आणविक द्रव्यमान पता चल जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को उसके कराए थे। देन व्हाट इज मोल, जब मोल की बात होती है तो मोल आपका पदार्थ की मात्रा है। ठीक है ना, कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी आप क्या कह सकते हो, उसमें
कितने नंबर ऑफ परमाणु हैं उनकी हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या है वही पदार्थ का क्या होगा, 1 मोल होगा। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एज एंटिटीज एज नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन का वो वाला आइसोटोप लेंगे जो कार्बन 12 है, उसका 12 ग्राम ले लीजिए और 12 ग्राम में आपको गिनने है कि कितने परमाणु हैं। ओके, आपने गिन लिए, जितने परमाणु उसमें हैं किसी अन्य तत्व के या पदार्थ के उतने ही परमाणु जितने अमाउंट में होंगे उसको 1 मोल कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से, और कार्बन 12 के 12 ग्राम में उन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और ये कितनी बड़ी संख्या है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। देखो 12 ग्राम बहुत कम अमाउंट है। ओके, अगर आप 12 ग्राम की बात करते हैं, 12 ग्राम कोई चीज लेंगे ना तो बहुत कम आएगा, और उतने कम अमाउंट के सब्सटेंस में आप कह रहे हो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 है, डेसिमल को आप 23 प्लेस आगे शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में। अगर आप 10⁻23 हटा रहे हो तो जो डेसिमल आपका 6 के बाद आया है उसको आप 23 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट। ओके, तो फिर आपकी कितनी बड़ी संख्या आएगी, यानी इतनी बड़ी संख्या में उस 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित है। ओके, तो इस तरह से 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर इकाइयां होती हैं। ओके, चलिए नया टॉपिक है आपका केमिकल फॉर्मूला। ओके, केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र जिन्हें कहा जाता है। रासायनिक सूत्र होता क्या है, देखो आप कोई भी चीज को बड़ा करके पढ़ते हैं, ठीक है, उसको आप और शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं ना तो वो आपका क्या करता है, उसको प्रतीकात्मक निरूपण आप उसको कहते हैं। तो उसी तरह से आपके जो भी यौगिक होते हैं उनको आप उनके सिंबल्स के रूप में जब लिखते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है ना, तो सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl, तो आपने NaCl लिख दिया, तो ये प्रतीकात्मक निरूपण है। ओके, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसे आप कहते हैं, आप सिंबल के रूप में एक नाम को व्यक्त कर रहे हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। ओके, और उस रासायनिक सूत्र के लिए फिर एक नाम आ जाएगा, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड बोला तो ये आपका क्या है, ये रासायनिक नाम है, लेकिन आप जब NaCl बोल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो सूत्र हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है। ओके, सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। यौगिक के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ओके, कोई भी यौगिक है आपका, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड की बात की, उसका हमने क्या किया, प्रतीकात्मक निरूपण किया, जो भी उनके लिए सिंबल लिखे जाते हैं उनके रूप में हमने उसको व्यक्त किया, तो वो उसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने क्या बोला, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये तो क्या हो गया, ये आपका केमिकल नेम हो गया, रासायनिक नाम जिसे कह रहे हो। इसके लिए सूत्र क्या आ रहा है, NaCl आ रहा है। ओके, इथेनॉल आप कह रहे हो, कंपाउंड है आपका एक। ओके, और ये इसका इथेनॉल जब आप कह रहे हो तो ये रासायनिक नाम है, इसके लिए रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे आपके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को आप केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। ओके, तो आप लिख लेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। यौगिक के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक सूत्र कहा जाता है, और ये आपके उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग
इंपीरिकल फॉर्मूला पर बात करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र आपका क्या होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की, या इंपीरिकल फॉर्मूला जिसे कहा जाता है। तो अभी तो आपने नॉर्मल केमिकल फॉर्मूला की बात की। ओके, देन एन इंपीरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसकी बात हो रही है? एक कंपाउंड की बात हो रही है, और उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है आपके अलग अलग एलिमेंट्स के, उनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है आपको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको आप लिखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा उसको इंपीरिकल फॉर्मूला कहा जाएगा, यानी कि मूलानुपाती सूत्र उसे हम कहेंगे। ओके, चलिए नोट करिए इसे जल्दी से, फिर एग्जाम्पल पे बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका। इथेन की बात करते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या है? 2 कार्बन, ठीक है, C2H6 होता है इथेन, ठीक है। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF में से लिख रही हूं, और इंपीरिकल फॉर्मूला EF। ओके, अब देखिए इथेन है आपका कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या कह रहा है कि आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा सभी एटम्स का जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो कितने एटम प्रेजेंट है? एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों के कितने कितने एटम है? कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के आपके 6 एटम्स। क्लियर? इन दोनों को अगर आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:3 का रेशियो हो जाएगा। यानी इंपीरिकल फॉर्मूला आपका यहाँ क्या आ जाएगा? CH3, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3। तो C2H6 का आपने CH3 बना दिया, जो कि इथेन का क्या होगा? इंपीरिकल फॉर्मूला होगा। ओके, तो इस तरह से ये रेशियो जो आया है ये क्या है आपका? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर? मूलानुपाती सूत्र एक अनुभवजन्य सूत्र है, एक यौगिक में मौजूद विभिन्न परमाणुओं के सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6। अब इसमें कितने टाइप के एटम्स हो गए? 3 टाइप के हो गए, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ओके, तो तीनों का आप रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? CH2O आ जाएगा, ठीक है ना। ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? 6 12 6, यानी 6 1 जा 6 1, 6 2 जा 12 2, और फिर अगेन 6 1 जा 6, तो 1:1 का। तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो ये EF यानी इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया ग्लूकोज के लिए? CH2O हो गया। ओके, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है, 2 2 है तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, यानी HO हो जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, ब्यूटेन C4H10, तो क्या हो जाएगा? C2H5, इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, तो हमें इंपीरिकल फॉर्मूला की बात कर रहे थे। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, जो अभी आपने देखा, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ओके, इंपीरिकल फॉर्मूला में आपने बोला कि हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल रहे हैं एटम्स का। ओके, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, एग्जैक्ट जिस फिक्स नंबर में वो कंबाइन होकर आपका कंपाउंड बना रहे हैं, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम शो करता है एलिमेंट्स के। ओके, The molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound। यानी आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में मौजूद या उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या दिखाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
तो इससे पहले आपने एग्जाम्पल देखा था, उसमें आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी आए थे और इंपीरिकल फॉर्मूला भी आया था, ठीक है ना। अभी उसके बीच में हम रिलेशन भी देखेंगे कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। चलिए आगे चलते हैं, रिलेशनशिप लिख लेंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ओके, इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर एन की वैल्यू आप मॉलिक्यूलर मास और आपका इंपीरिकल फॉर्मूला मास से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नाउ मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता को कैसे मेजर करते हैं आप लोग, कैसे मापेंगे सांद्रता को? तो सांद्रता को मापने के लिए आपने पहले भी बहुत अलग अलग क्वांटिटीज पर बात की है। यहाँ पर आपका मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज निकाला जाता है। तो पहला आपका क्या है कि आप मास परसेंट निकालेंगे, ठीक है ना, या परसेंटेज ऑफ मास भी जिसे आप कहते हैं, W/W% भी कहते हैं। उसमें आपको चाहिए क्या होता है, मास चाहिए होता है या वेट चाहिए होता है सोल्यूट का और सोल्यूशन का। ओके, देन आप क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करते हैं। तो ये आपका वेट परसेंटेज आ जाता है, जिसको आप द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत की गणना करनी है। और प्रतिशत की गणना करनी आपको आती है। किसी भी चीज का जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल में से वो कितना है इनटू 100। प्रतिशत की बात जब भी होती है आप 100 से गुणा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास एक विलियन है, आपने चीनी और पानी का घोल बना दिया है सपोज, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो पहले आपके पास पूरे घोल का द्रव्यमान होना चाहिए, या वेट जिसे आप बोल रहे हो, भार, वो होना चाहिए। साथ ही आपके पास चीनी का भी भार होना चाहिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, चीनी के भार को आप पूरे विलियन के भार से विभाजित कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। तो आपको जो द्रव्यमान प्रतिशत मिलेगा वो चीनी का मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप पानी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, पानी के द्रव्यमान को पूरे घोल के द्रव्यमान से विभाजित करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ओके, तो इस तरह से आप क्या निकाल देते हैं, भार का प्रतिशत निकाल लेते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और नए टॉपिक्स पर बात की, जिसमें हमने केमिकल फॉर्मूला पढ़ा, इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन दोनों के बीच में रिलेशन। साथ ही मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हमने स्टार्ट किया, जिसमें वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास भी आप इसको कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।